हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर डी चैनल 1। आज 17 अक्टूबर है और आज का दिन है ट्यूसडे। आज हिंदी न्यूज़पेपर के बहुत आर्टिकल डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो रिलेटेड टॉपिक्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज का थंबनेल वाला आर्टिकल कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हिंदी न्यूज़पेपर कुछ टॉपिक हेडलाइन हम डिस्कस करेंगे। बताया जा रहा है जो गाज़ा मेट्रो, जो गाज़ा जो इस्लामिक मिलिटेंट है, तो गाज़ा सिटी के नीचे जो उसका जो अपना जो पूरा अपना टनल बनाया, उसका नीचे अपना कंट्रोल रूम बनाया, उसका जो नीचे ये भी बताया जाए अभी जिस कंट्रोल रूम बनाया वहाँ पे जो गोला बारूद वहाँ पे रखने की जगह और टेररिस्ट वहाँ पे रहते हैं। बताया जा रहा है जो इस्लामिक टेररिस्ट जो है यहाँ पे कम से कम 2007 से पे बना रहा है। और इसका जो मेनली जो इजिप्ट, यहाँ पे इजिप्ट है और यहाँ पे इसराइल है। मेनली जो इजिप्ट कंट्री है, यहाँ से जो अपना जो वेपन्स है यहाँ से अपना कलेक्ट किया है। क्योंकि 2007 के बाद जो है जो गाज़ा जो पूरा ब्लॉकेट है। इवन इसराइल का यूएस और इजिप्ट के साथ पे भी ये भी ब्लॉकेट है। मतलब आने जाने गाज़ा सिटी जो है पीपल मतलब इतना ऐसा ब्लॉकेट है, बाहर से वेपन आने का तो मतलब रोड बाय रोड तो बाहर से कोई रोड वेपन ला नहीं सकते हैं। और इसराइल और गाज़ा में कोई एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं है, तो मतलब यहाँ पे बाहर से वेपन लाने का कोई चांस ही नहीं है। इसराइल गवर्नमेंट ऐसा सोच रहा था, लेकिन गाज़ा जो इस्लामिक मिलिटेंट है काफ़ी ब्रिलियंट तरीके से कैसे उन्होंने बनाया अभी तो किसी को नहीं पता चल रहा है। और यहाँ पे बनान जो यहाँ बताया जा रहा है, जो यहाँ पे जो देखो करेंट नॉन टनल्स अंडरग्राउंड गाज़ा सिटी से बताया जा रहा है। अभी तो सोच रहा है, अभी तो कुछ कन्फर्म नहीं है। यहाँ पे अंडरग्राउंड में जो उन्होंने टनल्स बनाया, सुरंग बना, जो टेररिस्ट लोग यहाँ पे छुपे रहते हैं। क्योंकि अक्टूबर 7 में जो इतना जो उन्हें गाज़ा दो कम से कम 5000 ऊपर उन्हें रॉकेट छोड़ा था इसराइल के ऊपर। इतना रॉकेट उनको कहाँ से मिला, कैसे मिला, इसका कोई जानकारी जो इसराइल जो आईडीएफ जो सबसे ब्रिलियंट माना जाता है, उसका गोयंदा और सिस्टम इसको पता ही नहीं लगा। इसका ड्रोन सिस्टम पता नहीं लगा कैसे उनको इसके बारे में कैसे पता नहीं लगा। और इवन जो इसका बाद भी उन्होंने गाज़ा का जो मिलिटेंट है वो भी अभी उसका जो वो भी अब संघर्ष जारी है। लेकिन उसका जो अभी तक जितना भी गाज़ा सिटी में पट्टी में जितने भी लोग मारे गए, कम से कम 2-2.5 हज़ार के बाद मारे गए, वहाँ 70% जो है कॉमन आदमी है। मतलब कॉमन आदमी जो औरत है, लेडीज़, बूढ़े आदमी मरे हैं। लेकिन जो मिलिटेंट है बहुत, उनका गाज़ा जो मिलिटेंट है जो इस्लामी तो बहुत कम मिले। मतलब इसका ये तक साफ है जो उसका जो सिटी जो नीचे सुरंग में लोग रह रहे जो बम ब्लास्ट में कम से कम 6,000 के ऊपर जो अभी तो इसराइल जो उनके ऊपर बम ब्लास्ट किया, जो इतना घर बर तोड़ दिया। उसके बाद अभी भी वो लोग कहाँ पे है जो अभी कोई पता नहीं लग रहा है। डेफिनेटली ऐसे कुछ उन्होंने बनाया है जो नीचे सुरंग बनाया। और जो उसका जो पैसेज कैसे कलेक्ट किया, ये भी जो एक बहुत बड़ा जो चैलेंजिंग जॉब है आईडीएफ मतलब इजराइल डिफेंस फोर्स के लिए, जो अभी सोच रहे हैं ग्राउंड अटैक करेंगे। उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सुरंग कहाँ पे फैला हुआ है, किधर फैला हुआ, अभी तो किसी को नहीं पता। उनका जो रिचमैन है, जो प्रोफेसर है, उनको भी बहुत जटिल है, भूल-भुलैया जैसा ही है, किधर इसको भेद करना भी बहुत कठिन है। कुछ पॉइंट है और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम हिंदू न्यूज़ पर आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक जो मिलिटेंट जो उसके अंदर से जा रहा है, देखो ये ऐसा ऐसा बना है, तुम ऐसा सुरंग बना है, तो किसी को नहीं पता चले कैसे बने, तो मिट्टी जो कहाँ पे फेंका और कैसे बनाया, मतलब किस कौन सा इंस्ट्रूमेंट से बना। क्योंकि सुरंग जो होते हैं मिट्टी के, सुरंग बनाने के लिए हाई तुम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रहती है, इंस्ट्रूमेंट मशीनरी लगते हैं। तो मशीन कहाँ पे, मशीन तो यूज नहीं किया, लेकिन कैसे बना, कितना लंबा बताया जा रहा है, 500 किलोमीटर का जो लंबा सुरंग बनाया। ऐसा उसे देखो ऐसा सुरंग बनाए, इसके अंदर मिलिटेंट्स लोग अंदर जाते रहते हैं। और जिसको वेपन्स इसराइल की तरफ से लेके आते हैं। और इसको सिर्फ वेपन नहीं, मतलब कोई जरूर सामान भी लेके आते हैं। यहाँ पे कंट्रोल रूम भी बना हुआ ले लोगों ने, ऐसा है। चलिए हिंदू न्यूज़ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम जो डिस्कस करेंगे, जो है बन रहा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो पार्टी फंड में, जो पॉलिटिकल फंड में जो डोनेशन है, वो बहुत मतलब 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग केस है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको बहुत प्रेशर उसको लगे हुए इसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है 95% ऑफ जो फंड है, जो 95% जो बॉन्ड है, सिंगल पार्टी को उन्होंने डोनेशन दिया गया।
SAB के जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो कौन आदमी डोनेशन देते हैं इसका आदमी पता नहीं, मतलब एक तरह का तो है इलीगल, मतलब एक ब्लैक मनी तरह का तो है, जनरेट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई दिन से चल रहा है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आप लोग को बहुत इसको ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है अभी काफ़ी दिन से 4 हियरिंग जो है, 26 वीक प्रेगनेंसी है, तो एक 27 साल का वुमन है जिसका 2 बच्चे ऑलरेडी है, तो उसका 26 एक प्रेगनेंसी है, वो एक बच्चा गोद में है, उसको एबॉर्शन करना चाहता है। उसका कई केस है, उनका जजमेंट हम कई भी डिस्कस भी किया है। इंपॉर्टेंट जजमेंट 4 हियरिंग लगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है DY चंद्रचूड़, जिसमें उसके बाद कल उसको फैसला दिया, वो हम देखेंगे। आर्टिकल 21 भी है और MTP एक्ट, जो गवर्नमेंट के MTP एक्ट जो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इतना चर्चे में क्यों हुआ है वो भी जानना बहुत ज़रूरत है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसराइल पैलेस्टाइनी जो है राफा जो क्रॉसिंग में वो लोग वेट कर रहे हैं और बाहर जाने के लिए इसको भेजा भी है। इनका राफा क्रॉसिंग में कैसे है वो भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है एक केस हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि 95% ऑफ द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में ये जो है ये जो डोनेशन है एक सिंगल पार्टी को बताया जाए, इसके बारे में डिटेल डिस्कस करना जरूरी है। एक गाजा जो राफा क्रॉसिंग जो है, काफ़ी तरह पैलेस्टाइन जो बाहर जाने के तैयार है, इसको जो ब्लॉकेड है, बाहर जाने का रास्ता ये नहीं है। राफा क्रॉसिंग एक भी जानकारी है, इंपॉर्टेंट है, ये भी जानकारी होना चाहिए। हिस्ट्री राफा क्रॉसिंग ये भी डिस्कस करेंगे। सिमिलरली हम डिस्कस किया जो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू परमिट मैरिड वुमेन टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी और 26 वीक प्रेगनेंसी है, इसका हम डिटेल करेंगे, हर चर्चा करेंगे। इसका जो पॉलिटिकल क्या आर्टिकल से या इसका क्या किस जजमेंट किस पेस में दिया गया, डिटेल डिस्कस करेंगे। इसका थंबनेल वाला आर्टिकल है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसका IDF जो है इसका सबसे बड़ी चुनौती है इंडिया इजराइल डिफेंस फोर्स, जो ग्राउंड अटैक करना चाह रहा है जो गाजा सिटी के ऊपर, और इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि हमास ने बिछाया सुरंगों का जाल, अपना उसके नीचे सुरंगों का जाल कैसे बनाया, कितने खर्चा लगा उसको, कितना एक्सपेंडिचर हो, अभी तक उनको पता नहीं चल रहा क्योंकि मध्यकाल ये तो देखो, अगर ये बताया जाए ये जो सुरंग है काफ़ी मध्यकालीन काल से सुरंगों का जो सबसे बड़ा है, लेकिन राजस्थान में का जो किला है, तो ये बताया जाए उसका तो नीचे सुरंग तो रहता ही है, क्योंकि बाहर से अगर कोई बैरिकेड किया जाए, कोई अपोजिशन वाला जो मौजूद करे तो सुरंग की तरफ बाहर चले जाते हैं। आज भी सुरंग हमारे जैसे संगठनों में फ़ायदा पहुंचा रहा है। IDF जैसी एडवांस मिलिट्री ने इसका पता नहीं लग पाया, जो उसका ड्रोन है, इसका ड्रोन भी उसका पता नहीं लग पाया कैसे बना है, मिट्टी कहाँ फेंका किधर कैसे पता नहीं चला अभी तक, इतने दिन से चल रहा है। क्योंकि इसको कोई रीजन भी है, अगर रीजन अगर 2007 से कोई बड़ा ब्लॉकेट है इसके ऊपर, तो उसका जो मिलिट्री हमास का जो मिलिटेंट इस्लामिक टेररिस्ट जो है, इसके नीचे अपना गाजा के नीचे अपना सुरंग बनाया, और यहाँ से जो बताया जाए इजराइल है, यहाँ से इसी तरह का जो उन्होंने जो अपना वेपन्स वगैरह जाते जो टेररिस्ट वेपन्स सब जो बाकी जरूरत सामान यहाँ से लाया। और ये सिर्फ यही नहीं, इसे कंट्रोल रूम में अंडर कंट्रोल रूम में बनाया, किधर बनाया कैसे बनाया इसका कुछ भी नहीं पता। मतलब इजराइल IDF जो सेना है, जो सबसे बड़े बिलियन मंत्र थे, अब उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई। तो कैसे वो अटैक करें, किधर पहुंच गया, मैं अभी तो किसको नहीं पता, ये डिस्कस कर चुका हूँ। विश्व का कुछ इजराइल का जो वो विश्व का प्रोफेसर है, ये भी बताया जो मैंने कहा हमने झूठे हैं उसका, ये भी बताया इसका कैसे है, भूलभुलैया है उसको, इसको तोड़ना भी मुश्किल है। हमास की तरफ से बिछाई गई ये भूलभुलैया जब भेजा गया मेट्रो, जब बाहर निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ये ऐसा कैसा भूलभुलैया जैसे है वो बाहर निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ऐसा बताया जा रहा है। देखो इसके अंदर हमारे बिल नेटवर्क गाजा सिटी स्मगल्ड गुड्स फ्रॉम इजिप्ट अटैक इजराइल, मतलब इसमें इजिप्ट से अपना सामान लेके आया, मतलब उसका ऊपर अटैक किया, किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। बैरिकेड जो है गाजा जो स्ट्रिप है, गाजा पट्टी है, जो उसको जो बैरिकेड 20 साल 16 साल से वो बैरिकेड है, जो आदमी बाहर नहीं जा पा रहा है, ठीक है, जो ब्लॉकेड है। तो इसी में लैंड सी और यार तीनों तरफ ब्लॉकेट 16 साल से ब्लॉकर है, तो ब्लॉकेट है, मतलब इसको एक ब्लॉकेट करके रखा।
एक्सपर्ट से दैट जो दिगर यूज़ किया, जो कैश यूज़ किया, मतलब नॉर्मल बार बार मशीन से यूज़ नहीं कर पाए, तो जो नॉर्मल यूज़ खुदाई करने के लिए जो यूज़ किया है वो ऐसा यूज़ किया है, ऐसा बताया जा रहा है। हमास जो मिलिटेंट है वो 2021 साल से बताया जा रहा है, 2021 साल से बोल रहा, देखना अभी साथ से क्या नहीं है बताया जा रहा है। इसराइल के रिचमैन यूनिवर्सिटी डॉफेन रिचमैन ने बारक ने बताया, एक बहुत ही जटिल, बहुत विशाल क्षेत्रों में एक छोटी सी टुकड़ी पर सुरंगों का नेटवर्क है। कैसे हुआ निर्माण, काफ़ी साल से काफ़ी साल से कैसे बना है किसी को नहीं पता। जो नॉर्मल बड़ा मशीन तो यूज़ नहीं किया, जो बताया जा रहा है दो नॉर्मल यूज़ होता है मिट्टी खोदने के लिए, इसे बना है। और कंक्रीट और इलेक्ट्रिकल, कंक्रीट भी बना है और इलेक्ट्रिकल वायरिंग से उसको से साथ बनाया था। कई कम से कम 5 बनने के लिए, मतलब तक उसको बिछल जा रहा है, बिछला हुआ है ये है। ये कुछ पॉइंट है। अभी तक IDF का जो IDF का सेना है, इजराइल डिफेंस फोर्स है, वो सबसे बड़े चुनौतियाँ है इसमें, इसको एक भेद करने के लिए। कुछ ऑलरेडी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, कुछ पार्ट उन्हें रेड है, कुछ पार्ट उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, अभी भी कहाँ पे बिछा हुआ अभी तक क्लियर नहीं है। एक इजराइल सेना के लिए बहुत बड़े चुनौतियाँ हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमने डिस्कस किया। चलिए हम उसको इन हिंदू न्यूज़ के जो आज का टॉपिक है डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू परमिट मैरिड वुमेन टू टर्मिनेट हर 26 वीक प्रेगनेंसी। ये जो केस चल रहा था काफ़ी दिन से चल रहा है, तो कल 16 को उसको फाइनल होना था। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिफ्यूज टू वुमेन प्ली टू मेडिकली टर्मिनेट 26 वीक प्रेगनेंसी। द कोर्ट डिसीजन किस डिसीजन में हुआ था? ऑन द बेसिस ऑफ एम्स मेडिकल रिपोर्ट दैट द प्रेगनेंसी इज नॉट ए इमीडिएट डेंजर ऑफ लाइफ और वुमेन। तो वुमेन का जो हेल्थ है वो मतलब डेंजर में नहीं है, ओके, कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, और जो बच्चे जो कंडीशन भी हेल्दी है, दोनों ग्राउंड। क्योंकि आज पर जो हमारा MTP रूल्स है, रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अगर 24 वीक के बाद अगर कोई टर्मिनेशन में एबॉर्शन करना चाह रहा है, तो मेडिकल टर्मिनेशन करना चाहते हैं, तो उसके बाद जो 6 मेडिकल बोर्ड का डॉक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। इन दैट केस में जो एम्स का जो मेडिकल टीम जो रिपोर्ट दिया है, जो छोटा जो हेल्थी है, बच्चों का कंडीशन ठीक है, और जो है वुमेन्स कंडीशन में ओके है, मतलब कोई ऐसे कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है। इन ग्राउंड में कल सुप्रीम कोर्ट जो है हेड बाय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़ का और 2 जज, टोटल 3 जज थे, तो इसको बाद फाइनल डिसीजन दिया। चलिए ये डिसीजन को हमने देखते हैं, इस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को हम डिटेल डिस्कस करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का जो MTP एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट है, उसका जो अमेंडमेंट 2021 में अमेंडमेंट हुआ था। एज पर 1971 में जो इंडिकेशन क्या ओनली अप्लाइड फॉर वुमेन्स, मैरिड वुमेन के लिए अप्लीकेबल था। आज 2021 में मैरिड एंड अनमैरिड दोनों वुमेन अप्लीकेबल है। कंडीशन जो है 20 वीक तक तो है फॉर ऑल इंडिकेशंस डॉक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, और 24 वीक पर सर्वाइवर बियॉन्ड 24 वीक, और सम फाटल कंडीशन, कोई बच्चे का कंडीशन है, कोई मदर का तबियत क्या कोई कंडीशन फाटल एबनॉर्मल कंडीशन में ये केस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट डॉक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। पहले केस में जो है आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट चाहिए, अप्रूवल चाहिए, तो अप टू 12 वीक तक है, अप टू 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट चाहिए बिलो 20 वीक तक। ठीक है, अभी जो रूल्स 2021 का जो है 1 मेडिकल प्रैक्टिस सर्टिफिकेट चाहिए अप टू 20 वीक्स तक, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट चाहिए, अप्रूव रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट चाहिए 20 to 24 वीक तक। अगर 24 वीक के बियॉन्ड होता है तो मेडिकल बोर्ड अप्रूवल चाहिए, स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड आएंगे, उसके बाद जो उसका अप्रूवल चाहिए इन दैट केस। यार इस केस में क्या हुआ था, जो प्रेगनेंसी जो वुमेन था, इसका जो 26 वीक प्रेगनेंसी था, ठीक है, कुछ ग्राउंड में उन्होंने कोर्ट में उन्होंने कुछ पिटिशन दिया था, उनको गार्ड में उन्होंने उसका प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना चाहते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। 9 अक्टूबर को 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हुआ था वो डिटेल देख लेते हैं। वुमेन मदर ऑफ 2, उसका 2 बच्चे, मदर 2 और यंगर चाइल्ड 1 ईयर ओल्ड, उसके बाद 2 बच्चे का बच्चे हैं, और वो उसका तो छोटा चाइल्ड है 1 ईयर है, ठीक है। उसको एक एफिडेविट दिया था कोर्ट में, यू वांट टू टेक मेडिकल डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ 26 वीक। उसका ग्राउंड क्या, किस बेस में ग्राउंड दिया था?
ग्राउंड ए था मेंटल कंडीशन ठीक नहीं, और जो पहले जो 1 साल जो बच्चे है उसका जो बच्चा होने के बाद जो है पोस्टमार्टम साइकोसिस, इसको मेडिकली जो प्रॉब्लम होता है, मेंटली प्रॉब्लम होता है, और उसको मेडिकेशन ऑलरेडी चल रहा है। ही इज़ नॉट ए पोजिशन टू टेक केयर ऑफ ए थर्ड चाइल्ड। इसके अलावा उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन, जो फैमिली के कंडीशन है और इकोनॉमिक कंडीशन है, वो थर्ड चाइल्ड लेने का एक नहीं है, इस ग्राउंड में है। और मेन जो उसका ग्राउंड दिया था वो जो है उसका जो है एज पर आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 में ये बता रहा है वोमेंस हैज़ ए फ्रीडम ऑफ रिप्रोडक्टिव। तो वोमेन का जो रिप्रोडक्टिव बच्चे लेने का, जन्म देने का फ्रीडम है, इस ग्राउंड में उनका केस फाइल किया था। वुमेन हैज़ डिसीजन, कॉन्शियस डिसीजन नॉट टू हैव दो चाइल्ड, हर प्राइवेसी एंड डिग्निटी अंडर थ्रेट। ठीक है, फर्स्ट वुमेन मदर चाइल्ड इंटरेस्ट इज सेकेंडरी। उन्हें इस ग्राउंड में तो सॉलिटेड वुमेन का वकील है, तो जो वुमेन का जो इंटरेस्ट पहले दे, फर्स्ट कंसर्न मदर इज इंपॉर्टेंट, चाइल्ड इंटरेस्ट इज सेकेंडरी। ये कुछ ग्राउंड है, ग्राउंड में उन्होंने केस फाइल किया था, अप्लाई किया था तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट के लिए। उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट आता है 24 को वीक के बाद, मेडिकल बोर्ड का जो रिपोर्ट आया, एम्स का जो रिपोर्ट आया था, उसमें कुछ उन्होंने जो 6 मेंबर मेडिकल बोर्ड October 6 एडवाइस हर टर्मिनेशन अगेंस्ट द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उन्होंने एडवाइस किया टर्मिनेशन के अगेंस्ट में जाकर टर्म रिपोर्ट दिया। 3 रिपोर्ट क्या है, फर्स्ट स्टेज इनका है टर्मिनेशन एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी 26 स्टेज में हो गया, एडवांस स्टेज में है। इस लीड कैन नॉट लीड टू पोस्टमार्टम साइकोसिस। ये अगर इसमें कुछ अपना एबॉर्शन करेंगे तो पोस्टमार्टम साइकोसिस हो सकता है। ऑलरेडी इसका मेडिसिन वोमेन का चल रहा है। सेकंड जो है मदर हैज एडुकेट, जो 2 चाइल्ड हुआ था उसका तो अंडरगोन सिजेरियन कंडीशंस एंड 2 प्रीवियस प्रेगनेंसीज इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अब दोबारा अगर एबॉर्शन करेंगे, टर्मिनेशन करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन होगा। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, बेबी इज ऑलरेडी वायबल कंडीशन, बेबी वायबल है एंड द रीजनेबल चांस ऑफ सर्वाइवल। तो अगर जन्म देंगे तो सर्वाइवल करेंगे, और जो वोमेन कंडीशन ठीक है, एज पर एम्स का रिपोर्ट, डॉक्टर का रिपोर्ट था। इस ग्राउंड में जो डॉक्टर्स जो है मेडिकल रिपोर्ट को उन्होंने प्रेगनेंसी के अगेंस्ट में जाकर रिपोर्ट दिया। फिर जो रिपोर्ट 9 का जो रिपोर्ट है, एपेक्स कोड जो है अलाउड टू वोमेन to undergo the termination of pregnancy, caregiver taken pregnancy under the suffering from depression and it is not a position to take third child, emotionally and financially and mentally। उसको जो कंडीशन जो उनका जो ग्राउंड था, उनको जो फाइनेंशियल ग्राउंड, ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, ऑलरेडी मेडिकल डिप्रेशन में, इस ग्राउंड में जो है 9 तारीख को जो है अलाउड एबॉर्शन के लिए अलाउड किया। 9 तारीख का केस है। उसके बाद जो है एम्स का डॉक्टर जो है जो एक मेल किया था गवर्नमेंट को, सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑन द सुप्रीम कोर्ट October 9 डिसीजन ऑर्डर परमिटिंग द वुमेन अंडरगो एमटीबी, आस्किंग हर टू अपीयर बिफोर एम्स अथॉरिटी फॉर द प्रोसीड्यूर। वुमेन जाके एम्स में चला गया जो है वो टर्मिनेशन के लिए, तो वुमेन का जो डॉक्टर जो है गवर्नमेंट को मेल किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट दोबारा क्लैरिटी चाहिए कि ऑलरेडी 26 एडवांस स्टेज में है। इन दैट केस में जो है टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल प्रेगनेंसी जो है एमटीबी टर्मिनेशन में केस में जटिल हो सकता है। इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट दोबारा केस सुप्रीम कोर्ट केस फाइल किया उसको तो क्लैरिफिकेशन के लिए। 11 अक्टूबर को जो है 2 फीमेल जज ने उसका जजमेंट की थी। एक का नाम हेमा कोहली, एक का नाम हेमा कोहली, और जो बीबी नगर थाना, दूसरा बीबी नगर, दोनों फीमेल वुमेन है, सुप्रीम कोर्ट जज है। दोनों का जो जजमेंट दिया। तो एडिशनल सॉलिसिटर यूनियन गवर्नमेंट, तो ऐश्वर्या भारतीय जनों को 3 ग्राउंड में उन्होंने जाके दोबारा केस फाइल की। उन्होंने बोला जो आर्टिकल 21 में जो वुमेन्स ऑटोनॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव फ्रीडम है, उसमें ऐसे भी नहीं एब्सोल्यूट वुमेन ऑफ इसको एक्साइज, इसको ऐसे नहीं यूज नहीं करना चाहिए जो बच्चे का, जो पेट में जो बच्चा है उसका जो जान चला जाए। तो ही हैज़ नो टेक द अवे द राइट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, अनबॉर्न चाइल्ड है उसका राइट भी उसको नहीं चाहते, जो एज पर आर्टिकल 21 इस न्यूज़ का चाहते हैं। दूसरा, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो है एमटीबी एक्ट 2021 से बता रहे, मतलब जो 24 का एक्सीड करते हैं तो उसमें कोई टर्मिनेशन दे नहीं चाहते हैं, तो मतलब उसमें कोई यदि एबॉर्शन 24 वीक एक्सीड कर गया, अभी 26 में, इन दैट केस में उसमें अभी टर्मिनेशन का अलाउ नहीं कर सकते। पहले जो मेडिकल जो एम्स का जो रिपोर्ट है,
इनकी रिपोर्ट में जो है जो फोटोस जो ओके है, मदर हेल्थ भी ओके है। तो दिस अकाउंट अलाउड मेडिकल टर्मिनेशन ओनली इज नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ मदर। अगर ऐसा कोई कंडीशन में 24 वीक के बाद जो है मदर कंडीशन कोई एबनॉर्मल कंडीशन है तो इन दैट के में गवर्नमेंट दो कोर्ट डिसीजन ले सकते हैं। ये तीनों पॉइंट उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट का जो सॉलिसिटर है, वकील है, उन्होंने पॉइंट ग्राउंड में पॉइंट दिया। उसके बाद दोनों जज में अपना अपना राय दी। जस्टिस हेमा कोहली ने क्या बोला, एग्री द गवर्नमेंट दैट वोमेन शुड नॉट परमिटेड टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी। इसको जो प्रेगनेंसी के लिए अगेंस्ट में जगह राय दी। और दूसरा जज में तो बीबी नगर थाना उन्होंने क्या किया, जस्टिस नगर थाना डिसएग्री विद आवर कॉलीग्स ऑन द बेंच सेइंग दैट वुमेन्स डिसीजन राइट और टू बी रिस्पेक्ट। वुमेन जो डिसीजन है, वुमेन जो राइट है, वुमेन जो ऑटोनॉमी और रिप्रोडक्टिव फ्रीडम है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस ग्राउंड में जाके उसके फेवर में है, उस जगह राय दी। has to be considered and socio-economic situations. First, mother of the two child, one एक child हो ले, she has retired in mental condition में दो ग्राउंड ऑल पॉइंट वो सारी पॉइंट है। मेंटल कंडीशन ठीक नहीं, ऑलरेडी मेंटली सही और डिसीजन टू हार्ड डिसीजन रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस ग्राउंड में दोनों जज अलग अलग जजमेंट दिए। इसके बाद जो है जज जो कोर्ट जो है नंबर थर्ड चीफ जस्टिस को पास गया, तो थर्ड 3 जज के ऊपर रिक्वेस्ट किया, 3 जज बेंच में करके CJI जो हियरिंग करेंगे। उसके बाद भी कोर्ट केस चला गया CJI के ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। ये 12 तारीख का केस है। DY चंद्रचूड़ बोले वुमेन ऑटोनॉमी इज इम्पोर्टेंट। जो आर्टिकल 20 में वुमेन ऑटोनॉमी है इम्पोर्टेंट है, बट इक्वली वी मस्ट बी कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट दैट whatever is done will affect the right of the unborn child। अब जो भी करेंगे तो उसका ऊपर जो राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड है उसका इफेक्ट करेगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ said that as much as court respect the woman right को रिस्पेक्ट करते हैं, बट रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी बट इट कोड बी ऑब्लिज द राइट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये इन्होंने पॉइंट बताया। उन्होंने जो बोला तो एम्स को दोबारा चेक करने के लिए बताया। एम्स जो डॉक्टर अनबॉर्न चाइल्ड और वुमेन को हेल्थ दोबारा चेक करने को बोले। 16 तारीख को दोबारा उसको जजमेंट होगा। तो कल जो है उसका फाइनल जजमेंट हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिफ्यूज ए वुमेन प्ली टू मेडिकल टर्मिनेट 26 वुमेन प्रेगनेंसी। किस ग्राउंड में? द कोर्ट रीच द डिसीजन ऑन द बेसिस दैट एम्स मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट दैट द प्रेगनेंसी इज नॉट इमीडिएट डेंजर ऑफ द लाइफ ऑफ द वुमेन। वुमेन का जो लाइफ कोई डेंजर में नहीं है एंड द फोटोज इज हेल्दी। दोनों ग्राउंड में जो है फोटोज हेल्दी है और वुमेन्स का डेंजर में नहीं है। ये दोनों ग्राउंड के ऊपर जो डिसीजन को वुमेन को टर्मिनेट प्ली ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन MTP तो एबॉर्शन के लिए परमिशन नहीं दिया। ठीक है। उन्होंने ये भी बताया जो कोर्ट रिकॉर्ड गवर्नमेंट ये भी बताया जो अंडरटेक एक्सपेंसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द वुमेन अप्रोप्रिएट टाइम एंड सेंट्रल ऑल्सो एश्योर्ड दैट इफ द पेरेंट वन, अगर पेरेंट चाहे तो इट विल फैसिलिटेट द एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड को जो एडॉप्शन कोई दूसरा कोई पेरेंट लेना चाहता है उसको भी एडॉप्शन के लिए फैसिलिटेट करेगा। और कुछ 24 वीक जो मैरिड वुमेन के लिए जो वो भी सेम 24 वीक तक वो एक्सीड कर गया, 26 है। तो ये भी पॉइंट उन्होंने ये सारी पॉइंट बेस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, कई दिन से पेंडिंग चल रहा था काफ़ी। दोनों केस है, आर्टिकल नंबर 21 और MTP एक्ट और आर्टिकल नंबर 21 दोनों अलग अलग केस में। तो आने वाले दिन में जो है दोनों इसके ऊपर जजमेंट का क्या फैसला होगा, आने वाले दिन में इसका भी चर्चा में होगा। चलिए हम दूसरा आर्टिकल चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिफर इलेक्टोरल बॉन्ड केस टू 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो हम पहले समझते इलेक्टोरल बॉन्ड होता है क्या है, क्या इशू क्या है, ये देखते हैं। एक्चुअली इलेक्टोरल बॉन्ड है एक फाइनेंस एक्ट 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था और 2018 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें कोई भी अज्ञात व्यक्ति है, गुमनाम व्यक्ति है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन बॉन्ड एक तरह का बॉन्ड है। बॉन्ड कहाँ पे मिलेगा? SBI से मिलेगा। SBI उसको बॉन्ड इशू करते हैं। ठीक है। कितने कीमत का होता है? 1000 का आता है और 10,000 और 1 लाख और 10 लाख 1 करोड़ तक उसका बॉन्ड आता है। ठीक है। और किसको दे सकते हैं? जो और कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जो रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ क्राइटेरिया है, उसको दे सकते हैं। ये 2017-18 में जो है बिल आया था। लेकिन ये जो केस कौन डोनेट कर रहे हैं वो अज्ञात है। तो गुमनाम व्यक्ति जो है डोनेट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। अभी हुआ क्या है,
एडीआर बोल के एक एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक एनजीओ है, उन्होंने एक बताया, क्लेम किया जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है, मतलब इसका जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, काफ़ी सारी पार्टी जो है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है कई हज़ार करोड़ जो है वो कलेक्ट करता है, जो जिसका कोई कौन देता है, कौन गुमनाम व्यक्ति से पॉलिटिकल पार्टी को कलेक्ट करता है, इसका उन्होंने एक पॉइंट उन्होंने किया था। और ये केस जो 8 साल का केस है, और उन्होंने पिटिशन से 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है, सोल्ड हैव बीन फेवर ऑफ ऑन वन पॉलिटिकल पार्टी, कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के 95% जितना भी बॉन्ड है एक पॉलिटिकल पर जाता है। ये मैटर क्या है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक्चुअली जो एक गुमनाम व्यक्ति जो पॉलिटिकल जो वोट होता है, उसको जो पॉलिटिकल जो कौन देता है, कहाँ से पैसा आता है, कोई से कोई मतलब जो डोनेट का जो डोनेशन देता है उसका कोई गुमनाम रहता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.H. Chandrachud Monday referred that challenges to validate the electoral bond scheme which facilitate the मतलब जो चैलेंज जो है जो वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो फैसिलिटी दी गुमनाम डोनेशन एनोनिमस डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो कई 8 साल से पेंडिंग चले। पॉलिटिकल पार्टी इतना खर्चा होता है, इतना वोट होता है, इतना लोगों का खर्चा है, सो जो गुमनाम तरीका से अननोन तरीका सोर्स से तरीके से पॉलिटिकल पर डोनेशन आता है, वो जो केस है जो एडीआर किसने किया, एडीआर ने किया था, उसका फैसला करना है। और ये कितने दिन का पुराना है, कम से कम 8 साल पुराना है। तो पहले ये बताया, पहले जो केस था 3 जजेस के लिए हुआ था, अभी कुछ किसी ने बताया जो रिसीव प्ली किसी ने बताया जिसको और 5 जज किया जाए, तो उसके बाद 5 जज DH में 5 जज किया जाएगा। अभी नेक्स्ट हियरिंग होगा 31 अक्टूबर हियरिंग होगा, ऐसे बताया जाए, ठीक है। तो ये केस जो है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है परमानेंट 5 जजेस वो और जो चीफ पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट 8 ईयर्स नाउ या डिसाइड केस काफ़ी सीरियस है, केस को क्लियर करने के लिए। ये 2024 में जो वोट है उसका पहले जो है वोट को करने के लिए बातचीत चल रहा है। पहले समझते इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, होता है क्या है, उसको डिटेल करते उसका इम्पैक्ट क्या है। रिसेंटली रिपोर्ट बाय एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR एंड इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बताया उन्होंने बताया जो है पॉलिटिक्स रोल द सिग्निफिकेंट प्ले बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स प्राइमरी सोर्स ऑफ डोनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया। सिग्निफिकेंट रोल प्लेड मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड जो है जो पॉलिटिकल पार्टी जो उसका जो डोनेशन से इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आता है वो कई हज़ार करोड़ तक पहुँच गया, मतलब अननोन सोर्स से आता है, एक उन्होंने इंडिकेशन किया था। Between 2016-17 and 2021-22, the 7 national parties and 24 regional parties received total donation of 9,188 crores, 9,108.35 crores from electoral bond, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आया था। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है। और द रिपोर्ट एनालाइज डोनेशन रिस्पॉन्स फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स थ्रू, मतलब एनोमस मतलब अज्ञात इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने देते कोई पता नहीं, डायरेक्ट कॉर्पोरेट डोनेशंस, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम MLA MP मीटिंग्स, मोचार्स एंड कलेक्शन फ्रॉम पार्टी यूनिट्स, कई सोर्स से उन्होंने बताया। सबसे मेजर है पैसा कहाँ से आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आता है, इन्होंने वो एनालिसिस करके बताया। The highest donation electoral bonds totaling 3,438.82 crores रिसीव 2019-22 को नियर रीजनल इलेक्शन में मिला था, और 2021-22 को विटनेस 11 असेंबली इलेक्शन में जो है से डोनेशन अब 2,664 इतना करोड़ मतलब बताया बढ़ गया इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। और कौन पैसेदार है, कोई नाम डोनेशन देने वाला आदमी, डोनेशन करने वाला आदमी कोई रिकॉर्ड में नहीं है। Of the total donation, 16,437 crore received by 31 political parties. Analyzed that 55.90% came from electoral bonds. इतना टोटल करोड़ से इसका 50 आधा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आया, 20% जो है कॉर्पोरेट सेक्टर से है, आधा जो 16% से है, मतलब मैक्सिमम जो है इलेक्टोरल 59 मतलब 56% तो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू हुआ, जिसको कोई कहाँ से कोई पता नहीं, ठीक है। नेशनल पार्टी जो है नेशनल एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट चार्ज इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन विटनेस 743% इंक्रीज इन फाइनेंशियल 2017 तक, मतलब ये तो नेशनल पार्टी जो है 743% इंक्रीज हुआ डोनेशन जो है किसके थ्रू, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, मतलब इतना इंक्रीज हो गया, मतलब जो इम्प्लीमेंट चालू हुआ 2017 का वहाँ से
मतलब इस जो 2021-22 यहाँ तक जो है 743% इलेक्ट्रल बॉन्ड तो गुमनाम सोर्स में मतलब पैसा पार्टी फंड में आ रहा है, ये हो गया। इन कॉन्ट्रास्ट कॉर्पोरेट डोनेशन नेशनल पार्टी इंक्रीज ओनली 48% कॉर्पोरेट डोनेशन जो है, और जो फिर जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है मतलब गुमनाम तरीका से जो है 743% इंक्रीज हुआ। Regional parties in electoral bond contribution. Regional parties also witness a substantial portion of their donation coming in electoral bonds. ठीक है, पावर बेस्ड डोनेशन, इलेक्ट्रल पावर बेस्ड जो पावर में है, बीजेपी एज ए पार्टी पावर सिक्योर हाईएस्ट डोनेशन अमंग द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। 50 वो जो जितने भी डोनेशन 52% टोटल डोनेशन बीजेपी टोटल डोनेशन इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू आ रहा है। 52% टोटल डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड and amounting to 5,271 करोड़। इतना करोड़ जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड थ्रू आता है। कांग्रेस पार्टी को सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड डोनेशन 952 करोड़, उसका टोटल डोनेशन का जो 61.5% इलेक्ट्रल बॉन्ड थ्रू आता है। और तीसरा जो तृणमूल कांग्रेस जो है 767 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड थ्रू आ रहा है, उसमें मैक्सिमम 93.27% मैक्सिमम इलेक्ट्रल बॉन्ड थ्रू ही आता है। ये कुछ एनालिसिस किया है जो काफ़ी पॉइंट है। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है ऑलरेडी बताया, बॉन्ड इंट्रोड्यूशन 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, इंडिविजुअल इंट्रोड्यूस मेक्स डोनेशन टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज मेंटेन डोनर एमिटी। ठीक है, डोनर जो इसका जो गुमनाम डोनर एनोनिमिटी गुमनाम रहेगा। फीचर स्टेट बैंक के थ्रू आएगी, पेएबल टू बेयरर्स और डिमांड एंड इंटरेस्ट फ्री। इससे इंटरेस्ट फ्री 1 करोड़ तक है। Purchased by Indian citizens and entities established in India, can be bought individual, jointly, other 15-day validity रहेंगे। ऑथर इशूअर स्टेट बैंक के ऑथर इशूअर है। ठीक है, देन स्टेट बैंक से एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज को उनका रजिस्टर्ड होना चाहिए। देन 99A अंडर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 रजिस्टर्ड होना चाहिए। और सी को टोटल लेस देन 1% ऑफ वोट पूल इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल और द लेजिस्लेटिव असेंबली। 1% वोट होना चाहिए, लास्ट जो इलेक्शन है उसमें होना चाहिए। और जो 20 इलेक्शन कमीशन का मतलब पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज देयर बैंक अकाउंट विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI। डोनेशन आर मेड थ्रू बैंकिंग चैनल्स इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्लिगेटेड टू एक्सप्लेन द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड रिसीव। पॉलिटिकल बजट यूटिलाइजेशन फंड रिसीव, उसका यूटिलाइजेशन क्या उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक कुछ पॉइंट है इलेक्ट्रल बॉन्ड वो चैलेंजेस भी है कि चैलेंजेस जो जब अननोन सोर्स से जो आ रहे हैं तो ब्लैक मनी बनने के चांसेस काफ़ी सारे इश्यूज है। ठीक है, क्योंकि वो अभी क्लैरिटी होना चाहिए कहाँ से पैसा आ रहे किधर से आ रहे, कभी गवर्नमेंट क्लैरिटी होना चाहिए। एक कुछ पॉइंट है इलेक्ट्रल बॉन्ड पर जो नेक्स्ट जो जजमेंट जो सुनानी है जो 31 अक्टूबर है। चलिए नेक्स्ट वाले चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पेज नंबर 3 में है। इसमें बता रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में सेंटर को पूछा व्हाई एक्सक्लूड सिंगल वुमेन फ्रॉम ऑप्टिंग सरोगेसी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल कुछ जजमेंट है, हम देखते हैं डिटेल एनालिसिस करते हैं व्हाट इज सरोगेसी और रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है और मैटर क्या है देखते हैं। वो एक 44 एज का वुमेन है, दिल्ली में वुमेन है, वो अनमैरिड वुमेन है। जो अनमैरिड वुमेन है ये दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दिया है, उनको जो सरोगेसी में चाइल्ड चाहिए। तो एज पर चाइल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एज पर सरोगेसी रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट जो है 2021 में है, 21 में एज पर एक्ट जो है अनमैरिड वुमेन इसमें जो सरोगेसी अंडर में चाइल्ड नहीं ले सकते, एज मोस्ट नॉट एप्लीकेबल टू अनमैरिड वुमेन। ओनली मैरिड कपल्स और डाइवोर्स और विडो इसमें ले सकते हैं। चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं। व्हाई कैन नॉट सिंगल अनमैरिड वुमेन अवेल द बेनिफिट ऑफ सरोगेसी अंडर द लॉ। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली मंडे आस्क्ड सेंटर व्हाइल सीकिंग द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मैरिड वुमेन डाइवोर्स विडो वुमेन तो ले सकते हैं, लेकिन अनमैरिड वुमेन इस सरोगेसी बेनिफिट का सरोगेसी बेनिफिट नहीं ले सकते। एक डिस्क्रिमिनेशन है। कौन सा आर्टिकल तो डिस्क्रिमिनेशन है हम देखेंगे। आर्टिकल नंबर 21 आर्टिकल नंबर 14 में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो हम डिटेल आर्टिकल नंबर 14 और 21 दोनों डिस्कस करेंगे। कौन आर्टिकल अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ए बेंच ऑफ चीफ जस्टिस
Satish Chandra Sharma and Justice Sanjeev Narula also question why only widow or divorce aged between 35 to 45 could avail the procedure under Surrogacy Regulation Act 2021. Only widow and or divorce aged 35 to 45 एज में जो widow और divorce जो सिंगल है वो करता है, तो और मैरिड पीपल तो कर सकते हैं प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस। मैरिड कपल अगर मेडिकली अनफिट होगा, चाइल्ड फर्टिलिटी अनफिट नहीं कर पाएंगे तो इसमें सरोगेसी ले सकते हैं। चलो डिटेल देखते हैं। सेंटर काउंसिल शॉर्ट टाइम टू सीक इंस्ट्रक्शन ऑन द क्वेरी, ठीक है। हाई कोर्ट पोज द क्वेश्चंस व्हाइल हियरिंग द पिटिशंस फाइल 44 ईयर ओल्ड मैरिड वुमेन चैलेंजिंग सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। ये जो सेक्शन 2 है चाइल्ड सरोगेसी एक्ट जो है, द प्रोविजन एक्सक्लूडेड वुमेन लाइक हर अनमैरिड वुमेन जो है फॉर अवेलिंग द सरोगेसी बेनिफिट जो है नहीं ले सकते, इसमें बताया था। प्रोसीड चैलेंज रेगुलेशन, मतलब ये चैलेंज किया जो ऑलरेडी विडो और डाइवोर्स वुमेन है कैन यूज देयर एग नेबल द प्रोसीड्योर यूज कर सकते हैं, लेकिन जो अनमैरिड वुमेन है और नहीं कर सकते। मतलब सिंगल वुमेन विडो और डाइवोर्स सिंगल वुमेन कर सकते हैं, और जो लेकिन अनमैरिड वुमेन अनमैरिड वुमेन अपना एग यूज नहीं कर सकते, इनका चैलेंजिंग किया। लॉयर पिटिशन ने क्या बताया, जो बोले मतलब जो पिटिशन है जो शी कुड नॉट गेट मैरिड एंड 44 ईयर ओल्ड नाउ वांट टू हैव ए चाइल्ड थ्रू सरोगेसी बट ओइंग टू एज it is medically not advisable to use your own gametes for the procedure, ठीक है। मतलब वो अपना खुद गैमेट मेडिकल अनफिट है, यूज ओन गैमेट नॉट यूज नहीं कर सकते, इसके लिए उसका डोनर चाहिए। डोनर कौन करेंगे? सी फीमेल गैमेट फॉर डोनर, सी वांट ए फीमेल गैमेट फॉर डोनर, और फॉर जेनेटिकली कनेक्टेड जो बच्चा होगा जेनेटिक कनेक्ट होने के लिए तो फीमेल तो डोनर होगा, जो सरोगेट होगा तो दूसरा वुमेन होगा, लेकिन जो जेनेटिकली कनेक्ट होने के लिए बच्चे के साथ जो है पिटिशनर ब्रदर विल एग्री टू डोनेट हिज मेल गैमेट। पिटिशनर जो भाई है अपना जो मेल गैमेट देने के लिए राजी है, और जो वुमेन जो है अपना सरोगेट जो डोनर जो है एग यूज़ करेंगे। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो है देखेंगे, जो आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 21 में कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वायलेट और फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल नंबर 14 बता राइट ऑफ इक्वलिटी, देखिए आर्टिकल नंबर 14 बता राइट ऑफ इक्वलिटी, लेकिन प्रीवियस में क्या हुआ था, इसमें बोले सिंगल वुमेन विडो और डाइवोर्स जो है उसमें सरोगेसी जो प्रोसीड्योर बेनिफिट ले सकते हैं, हायर जो है अनमैरिड वुमेन नहीं ले सकते। इसमें जो आर्टिकल नंबर 14 जो है राइट ऑफ इक्वालिटी इसमें क्लैश हो रहा है, उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आर्टिकल नंबर 21 में करे राइट टू लाइफ, मतलब ऑटोनॉमी फॉर रिप्रोडक्टिव, कोई किसी को जन्म देने के लिए राइट है, किसी वुमेन के किसी को जन्म देना का अपना खुद का राइट है। इसमें जो ART जो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट में इस दोनों एक वुमेन जो अपना खुद का राइट है किसी को जन्म देने के लिए, उसमें वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। इन दोनों पॉइंट को डिस्क्राइब किया है, ठीक है, समझ गया। द ART रेगुलेशन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 एंड सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 बोथ पुट इन प्लेस वेरियस गाइडलाइंस रूल्स एंड इसमें कई सारी गाइडलाइंस हैं, रूल्स टू रेगुलेट प्रोसीड्योर सरोगेसी इन इंडिया। कई सारी गाइडलाइंस बहुत ध्यान से सुनो। टू एक्ट बैन ऑल फॉर्म कमर्शियल सरोगेसी, कोई भी पैसा लेन देन इसको नहीं रहेगी। ओनली जो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी करते हैं, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी उनको अप्रूव कर दे, कोई भी कमर्शियल सरोगेसी नहीं करते, कोई में कोई पैसा पेमेंट व मनी मैटर इन्वॉल्व नहीं है। जो सरोगेट मैटर इज पेड ओवर एंड अबव द, इसमें जो कमर्शियल में पैसा दिए जाते हैं इसमें बैंड है। ओनली अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अप्रूव करते हैं, इसमें सरोगेट मदर बट ये सरोगेट मदर रिसीव फाइनेंशियल अवार्ड फॉर प्रेगनेंसी एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस है, उसको मिल दिया और कुछ पैसे फंड नहीं दिया जाएगा। इनके से एक भी है Also, the law only married women aged 25 to 35 who have at least one biological child to be surrogate, एक surrogate ले सकते हैं, बायोलॉजिकल चाइल्ड एक surrogate ले सकते हैं। और surrogate मदर जो होगा मस्ट भी मैरिड होना चाहिए, जो surrogate मदर होगा मतलब दोनों जो कैरियर होगा मस्ट मैरिड होना चाहिए, और जेनेटिकली रिलेटेड टू द इंटेंडेड कपल, इंटेंडेड वुमेन, इंटेंडेड कपल इंटेंडेड वुमेन, इससे जेनेटिकली मतलब रिलेटिव होना चाहिए। ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ओनली विडो और डाइवोर्स एजेड बिटवीन 35 to 45, कोई किसी विडो है डाइवोर्स है तो 35-45 का में ऑफ द सरोगेसी अंडर लॉ।
और जो ओनली मैरिड कपल हो 25 to 35 कंजर्वेशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो है जो सरोगेट मदर होगा उसको रिलेटिव होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। और सरोगेसी इसमें क्या है, एक जेस्टेशनल करियर होता है, ठीक है। सरोगेट, इसको सरोगेट भी बोला जाता है, समटाइम आल्सो कॉल्ड जेस्टेशनल करियर, ठीक है। वुमेन हु कंसीव एंड गिव्स बर्थ ऑफ चाइल्ड फॉर अनदर पर्सन और कपल्स इंटरनेट, एक किसी का जो ये कंसीव करते हैं बर्थ दूसरा कपल जो है, दूसरे कपल का जो बर्थ दूसरे चाइल्ड जो है एग और सम यूज करके उसको बर्थ चाइल्ड देते हैं। सरोगेट जनरल अरेंजमेंट इन हुई वुमेन दी सरोगेट में ये सरोगेट बोला जाते हैं, एग्री टू कैरी दी एंड गिव बर्थ ऑफ चाइल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और कपल और इंटेंडेड पेरेंट्स, ठीक है। अनदर पर्सन और कपल्स इंटेंडेड पेरेंट्स जो है उनका एक में जो है बर्थ नाम लेते हैं। अल्ट्रुसिव सरोगेसी में कोई मनी मैटर इन्वॉल्व नहीं, जो कानून अप्रूव करता है। और कमर्शियल सरोगेसी बैंड है जिसमें मनी मैटर इन्वॉल्व है। नॉर्मली इंडिया में मैक्सिमम केस में जो गरीब आदमी है उसको कमर्शियल सरोगेसी में पैसा इनकम का सोर्स बनते हैं इलीगल तरीक़ा से, ये भी थोड़ी इलीगल है, लेकिन वो कानून उसको तो नहीं करते हैं। व्हाट इज द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, प्रोविजंस क्या है अंडर सरोगेसी रेगुलेशन 2021? वुमेन इज विडो डाइवोर्स बिटवीन 35 कोई वुमेन हो 35 to 45 ईयर्स और एक कपल हो, ठीक है। डिफाइन एज ए लीगली मैरिड वुमेन एनी मैन कैन अवेल सरोगेसी, लीगली मैरिड वुमेन जो कपल हो तभी वो सरोगेसी मैरिज कर सकते हैं, और वुमेन हो एनी मैन हो तभी वो उसको ले सकते हैं। दे हैव ए मेडिकल कंडीशन नेसेसिटेड दी ऑप्शन, मतलब कोई कपल हो मतलब मेडिकल कंडीशन जो नॉर्मल ट्रेडिशन नॉर्मल जो है फर्टिलिटी नहीं ले सकते, जो उसमें सरोगेट प्रोसीजर में बच्चा लेना है, इन दैट केस में ये सरोगेसी रूल्स बेनिफिट ले सकते हैं। इट हैड बैन कमर्शियल सरोगेसी डिस्कस हुआ, पनिशेबल जेल टर्म 10 years एंड फाइन अप टू 10 lakhs डिस्कस हो चुके। अलाउ ओनली अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी व्हेयर नो मनी एक्सचेंज हैंड में इन्वॉल्व है, लेकिन कोई मनी में जो ट्रेडिशनल सरोगेसी है, जेस्टेशनल सरोगेसी है, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और ट्रेडिशनल और जेस्टेशनल सरोगेसी और अल्ट्रुस्टिक डिस्कस हुआ, कमर्शियल सरोगेसी डिस्कस हो गया, ठीक है। कुछ पॉइंट है ध्यान से सुनना। टाइप ऑफ सरोगेसी ट्रेडिशनल केस में इन केस में जो है एक पेरेंट्स से इंटेंडेड पेरेंट्स से अपना जो वुमेन है अपना अनेबल टू फर्टिलाइज, इसमें इन दैट केस जो मैन है अपने स्पर्म जो है जो यूज करके जो सरोगेट मदर है अपना मदर एक जो सरोगेट मदर एक जो इसमें यूज होता है, इसमें उसके बाद स्पर्म इंक्लूड करके ट्रेडिशनल केस में सरोगेट होता है। सेकेंड केस में जो है वुमेन एग और मेंस स्पर्म दोनों केस में जो है इन वीटो में एक करके और उसका जो सरोगेट किया जाता है। इन दैट केस में ऐसा भी होता है कभी कभी सिंगल, अगर कोई सिंगल वुमेन है, डाइवोर्स वुमेन और विडो वुमेन है, तो अपना एज और डोनर स्पर्म भी यूज़ कर सकते हैं। इन दैट केस कोई वुमेन है जो डाइवोर्स और विडो है, तो डोनर स्पर्म यूज़ करके भी अपना एग भी यूज़ करके भी वो अपना ये कर सकते हैं, अपना सरोगेसी के बेनिफिट चाइल्ड ले सकता है। इन दैट केस जो अपने डोनर स्पर्म होते हैं। यार ये जो केस है उसमें जो वुमेन है अनमैरिड है, लेकिन अपना एक भी नहीं ले सकते, वो डोनर का जो सरोगेट वुमेन का डोनर जो कैरियर डोनर यूज़ करेंगे, और जो स्पर्म में अपना ब्रदर पर जेनेटिकली रिलेट होने के लिए अपना ब्रदर का जो स्पर्म उसको गैमेट यूज़ करेंगे। ये केस में जो केस चल रहा है इसमें है। व्हाट आर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी? आर्टिफिशियल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ART used to treat infertility कोई कपल हो, it includes fertility treatment that handle both a woman egg and a man's sperm. Fertility treatment both handle and it works removing eggs from the woman body and mixing them with sperm and make embryos. The embryo is then put back in the woman body. In vitro fertilization जो है it is most common and effective type of ART, ठीक है।
इंडिया का अगर कोई वुमेन है उसको अनेबल टू फर्टिलाइट, तो इन केस में वुमेन जो एक बार रिमूविंग एक बार करके और वुमेन्स स्पर्म जो है इन्फेक्ट को फर्टिलाइट करने के बाद जो है एम्बॉयस करने के बाद जो है दोबारा वुमेन में फर्टिलाइट में पुट बैक किया जाता है। ERT procedure sometimes use donor eggs, जो ऑलरेडी डिस्कस किए, डोनर स्पर्म एंड प्रीवियसली फ्रोजन एम्बॉयस यूज किया जाता था। कुछ लीगल प्रोविजंस है जो इडैक्ट एम टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज ERT क्लिनिक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बैंक्स पेमेंट्स का मिस यूज सेफ एंड एथिकल प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी कुछ सिस्टम यूज़ करते हैं। इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस को कोई सरोगेट मदर हुआ जिसने मदर कभी इमोशनल चाइल्ड जो जन्म दे दूसरे इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो कभी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। और ये भी एक केस है अभी जो डिस्कस हुआ था जो अल्ट्रुइस्टिक में सरोगेसी में जो रिलेटिव जो सरोगेट मदर होगा दो एक मैरिड होना चाहिए और तो रिलेटेड इंटेंडेंट पेरेंट्स है उसके साथ कोई भी एक वुमेन के साथ मेन के साथ जो है रिलेटिव होना चाहिए। एक का भी केस में रिलेटिव होना चाहिए, रेडी टू अंडर को दिखाई कि ये भी एक चैलेंजेस है। रिलेटिव का बिना रिलेटिव बैंड है। नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, अगर थर्ड पार्टी कुछ इन्वॉल्वमेंट है कभी गरीब आदमी गरीब वुमेन्स जो इनमें कभी इलीगली वुमेन भवे जैसे वो भी बैंड है। ये कुछ पॉइंट है जो सरोगेसी रिलेटेड है कभी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जो चाहे आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 21 उसका डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। एक कुछ पॉइंट है जो जजमेंट है जस्टिस हाई कोर्ट का जो जज है वो सेंटर के साथ सेंटर में जो उसको रिप्लाई मांगा, सेंटर ने कुछ टाइम मांगा है। ये कुछ पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।